कर्नाटक व हाथरस में हुए हत्याकांडों के विरोध में भक्ति हनुमान दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। राष्ट्रीय हनुमान दल द्वारा चौकी चौराहे स्थित दामोदर स्वरूप पार्क पर घटना पर आक्रोश प्रकट किया गया। ज्ञात हो कि हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता भाई हर्षा जी व हाथरस उत्तर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कृष्ण यादव की कुछ अज्ञात जिहादियों द्वारा हत्या कर दी गई। इन दोनों प्रोग्रामों में राष्ट्रीय हनुमान दल के अध्यक्ष दीपक पाठक द्वारा प्रशासन से मांग की गई कि इस हत्याकांड में जो भी अपराधी लिप्त है उसको तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए तथा फांसी की सजा दी जाए। साथ ही दोनों पीड़ितों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी व परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि भविष्य में किसी के साथ भी इस तरीके की अनहोनी ना हो। इन दोनों प्रकरणों में अगर सरकार के द्वारा तुरंत कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो करणी सेना आर्या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। करणी सेना के पदाधिकारी जुलूस की शक्ल में एडीएम कार्यालय गए और उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया। आपका कहां से आए, क्या मकसद है? देखिए, मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं राष्ट्रीय हनुमान दल से महानगर अध्यक्ष हूं। साथ में हमारे जिलाध्यक्ष भाई राज शर्मा जी हैं। जैसा कि कर्नाटका में अभी जो है कर्नाटका के मोगा ज़िले में भाई हर्षा की जो है कुछ जिहादियों द्वारा हत्या करी गई और वो हत्या सिर्फ इस बात पर की गई कि हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर जो है अंकुश लगाया गया, इसलिए उसकी हत्या की गई कि उसने बुर्का को लेकर के एक पोस्ट की थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है विद्यालय में जो ड्रेस कोड है उसके अनुसार चलेगा, ना कि शरीयत का कानून चलेगा, और उसकी हत्या की गई। उसके अगले ही दिन हाथरस उत्तर प्रदेश में हत्या की गई और कल के बाद अभी कल ही की एक घटना है कि कल हमारे दिल्ली में भी एक जो है हिंदू भाई की हत्या की गई। और ये सारी हत्याओं का जो है एक संयोजित रूप से जो है वो चल रहा है षड्यंत्र कि जो भी शरीयत के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके लिए हम इस तरीके की यातनाएं देते हैं। ये एक संदेश देना चाहता है ये लोग, लेकिन हम लोगों का जो है सभी हिंदू संगठनों में उबाल है, पूरे भारतवर्ष में इस हत्या का विरोध हो रहा है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन जिहादियों को तुरंत तत्काल फांसी की सज़ा दी जाए और इनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को सुरक्षा दी जाए। यदि इस तरीके का सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेती है तो समस्त हिंदू समाज, सारे हिंदू संगठन और समस्त देशवासी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के कोटेदारों ने लगाए मंडी समिति गोदाम कर्मचारियों पर गंभीर आरोप। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन दिनों सरकार द्वारा मुफ्त राशन देने का मुद्दा छाया हुआ है। भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों के तौर पर इसे भी भुनाने की पूरी तरह से लगी हुई है। लोगों को तो खाद्यान्न मुफ्त मिला, लेकिन चुनाव से पहले बरेली मंडल में सिंगल स्टेज व्यवस्था शुरू कर खाद्यान्न माफिया पर लगाम कसने और कालाबाजारी रोकने का दावा किया गया, मगर ये व्यवस्था कोटेदारों के सिर का दर्द बन चुकी है। कोटेदारों का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत उनकी दुकान तक राशन नहीं मिल पा रहा है और ना ही खाद्यान्न तौलकर दिया जा रहा है। पिछले 4 महीने से शिकायत कर रहे हैं। नवंबर 2021 में सिंगल स्टेज डोप स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। दावा किया गया था कि इस व्यवस्था के पूरे शुरू होने से कोटेदारों तक पूरा राशन पहुंचेगा, जिसका फ़ायदा कार्ड धारकों को मिलेगा। इससे पहले 2 स्तरीय परिवहन हैंडलिंग व्यवस्था के तहत डिपो से गोदाम और वहां से कोटेदारों को राशन दिया जाता था, मगर 4 महीने बीतने के बावजूद संबंधित विभाग धरातल पर सही ढंग से इसका क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि कोटेदारों को समय से आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, जिससे कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। कोटेदार का कहना है कि उनकी दुकान पर राशन तौलकर वितरण तिथि से पहले पहुंचा दिया जाए, जबकि ठेकेदार बिना तौले ही कट्टे के हिसाब से राशन देते हैं। कोटेदारों का कहना है कि कट्टे में राशन कम निकल रहा है। ये कोटेदारों का जो आरोप है कि आप जो है कुछ लेन देन करने के बाद और जो बिना नंबर के लोग हैं उनको आगे भेज दे रहे हैं, क्या ये आरोप सही है? क्या कहना है? ऐसी बात गलत है भैया। हाँ। ये लोग सब खड़े हैं, इनसे बोलो, इनसे अभी कोई पैसा लिया मैंने क्या? या इनसे कोई पैसा लिया? फिलहाल आप पर तो गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब जिसका काम नहीं हो रहा है, जैसे देर लग रही है वो यही कहता है, फिर क्या करा जाएगा? 4 दिन हो गया, 4 दिन बाद माल आया है तो कैसे काम चलेगा आप बता दो। जब ऐसे माल उठ नहीं पा रहा है तो कैसे बट पाएगा? अब जैसे आ रहा है वैसे वैसे जाता जा रहा है सबका। एक आरोप ये भी है कि निजी हाथों में सारी चीज़ें बागडोर सौंप रखी है और कोई भी यहाँ पर जो गोदाम इंचार्ज है आज तक उनसे भी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। नहीं, गोदाम इंचार्ज तो अभी थे, अभी ऑफिस गए 15 मिनट पहले, अभी फिर आ जाएंगे वो। कौन है गोदाम इंचार्ज आपके? राकेश कुमार श्रीवास्तव। आप किस पद पे तैनात हैं यहाँ पर? मैं उन्हीं के साथ में हूँ, श्रीवास्तव जी के साथ में साहेब। ऐसा यहाँ पर रोस्टर व्यवस्था की जाए, बस यही इसका सलूशन है। रोस्टर व्यवस्था जब तक नहीं होगी
यहाँ पे बहुत से कोटेदार हैं, अब इन पे जो भारी पड़ जाता है उसको देना पड़ता है, इनकी मजबूरी है। भारी मतलब किस समझ? भारी क्या, अब इनसे कोई अभद्र व्यवहार करे या इन पे जबरदस्ती करे तो इन्हें देना पड़ जाता है। एक रोस्टर व्यवस्था बन जाए कि साहब इस दिन में इस दिन को उठाया जाए, या फिर बड़े कोटेदारों को उठवाया जाए तो बड़े ही कोटेदार, उसमें बीच में छोटे कोटेदार ना आए। रोस्टर व्यवस्था से ये पूर्ति विभाग का काम है कि अगर रोस्टर इन्हें दिया जाए, अगर ये उसका फॉलो ना करते हैं तो इन पर कार्रवाई की जाए। और गोदाम इंचार्ज सुबह से शाम तक उनका काम है यहाँ पे बैठना चाहिए उनको, जो कि नहीं बैठते हैं। और गोदाम इंचार्ज को ABCD भी नहीं पता है, गोदाम में कितना माल है, क्या है क्या नहीं है, गोदाम इंचार्ज को कोई ABCD नहीं पता है। गोदाम इंचार्ज से अभी 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। वो बहुत सीधे आदमी हैं, उन्हें 4 लोग डांट देंगे वो भाग जाएंगे, रोने लगेंगे, वो ऐसे आदमी हैं। बरेली में हरे भरे पेड़ को काटने के विरोध में समाज सेवियों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। इन दिनों बरेली में सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसका कार्य तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा कई वर्ष पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर देखते हुए बरेली के प्रबुद्ध समाज सेवी ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया कि शहर को सुंदर बनाने के लिए हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय आए समाज सेवियों ने बताया कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि पेड़ों को कम से कम काटा जाए, चाहे सड़क को घुमा लिया जाए, इससे हमारे शहर की हरियाली भी बची रहेगी और सड़क भी चौड़ी हो जाएगी। बरेली शहर में पिछले 5-6 महीने से मेरा अंदाज़ ये है कि कम से कम 2000 से ऊपर पेड़ों को साफ़ कर दिया गया है। जिस ज़िले में वन क्षेत्र सिर्फ 0.01% है, वहाँ पर हरियाली को विकास के नाम पर, हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास भी हो और पर्यावरण दोनों में संतुलन की बात है। हम क्या दीवारों पर लिख देते हैं क्लीन बरेली, ग्रीन बरेली, क्या यही ग्रीन बरेली बचेगी? और जिस तरह से कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन का संकट झेलना पड़ा है, तो पेड़ों को बचाने की ज़रूरत है इस समय। कल हम लोग स्टेडियम रोड पे हमने देखा कि वहाँ पर करीब 70-80 साल पुराना एक पकड़ का पेड़, उसकी शाखाएं काट दी गई थी, जड़ पे कोड़ाली चल चुकी थी। बाई चांस हम लोग वहाँ पहुँच गए थे तो उसको रुकवाया गया। उसके बराबर में एक नीम का पेड़ था। एक पेड़ पर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए, और शहर में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रदूषण को, जो ट्रैफिक का पॉल्यूशन है वो, उसको पेड़ रोकते हैं। शहर का जो वाटर टेबल है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आप अगर बचा सकते हैं तो बहुत अपरिहार्य स्थिति में ही पेड़ को काटना चाहिए। आप सड़क टेढ़ी कर दीजिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन पेड़ मत काटिए। और अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर इसको ट्रांसलोकेट करिए। तो हमारे शहर में जो पेड़ों को ट्रांसलोकेट भी किया गया है हम लोग के दबाव में, वो ट्रांसलोकेशन बहुत ख़राब क्वालिटी का है। पेड़ को पूरा जड़ साफ करके ऊपर से उसकी शाखाएं काट करके उसको JCB से खींच के, JCB से ट्रांसलोकेट नहीं किया जाता है। एक ट्रांसलोकेटर मशीन होती है, एक एक्सपर्ट्स होते हैं, एक विशेषज्ञ संस्था होती है, और हमारे देश में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली के ही आसपास मैंने आज नेट पे सर्च किया, नोएडा, ओखला वगैरह में कई संस्थाएं हैं जो 3000, 4000, 5000 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से उसको ट्रांसलोकेट करती हैं। एक मशीन होती है, पेड़ के चारों तरफ गड्ढा किया जाता है और मैं जड़ उसको उखाड़ा जाता है, उसकी शाखाएँ भी नहीं काटी जाती हैं। एक खास वाहन से उसको उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ ट्रांसलोकेट करना है। तो यहाँ पर JCB से खींच के एक दिखावा किया गया है ट्रांसलोकेट करने का, और हमारी टीम ने वहाँ जाके सर्वे भी किया था मंजा गाँव पे। उस टीम का यह कहना है कि मुश्किल से 10% पेड़ वहाँ पर सर्वाइवल की स्थिति में है। तो पेड़ जो आपने काट दिया 70 साल, 80 साल, स्टेडियम रोड पे सेमल का पेड़, वो 100 साल पुराना पेड़ था। जो महिला थाना से बरेली कॉलेज के रोड जा रहा है चर्च के पीछे, वो बहुत पुराने पकड़ के पेड़ थे, जहाँ पर दिन में, गर्मियों के दिनों में ठेले लगते थे, लोग रिक्शे वाले जो श्रमिक वर्ग है वो वहाँ पे थोड़ी देर राहत की सांस ले लेता था। उन सारी चीज़ों को आपने समाप्त कर दिया। आगे जो अप्रैल, मई और जून का महीना आएगा तो मुझे नहीं लगता कि हमको कार तो थोड़ी स्कूटर खड़ा करने की भी जगह मिलेगी। तो इस चीज़ पर एक शहरी होने के नाते हम लोग बहुत चिंतित हैं कि इनको बचाया जाए पेड़ों को, क्योंकि अगर आपने 100 साल पुराने पेड़ को काट दिया तो उसका कोई विकल्प नहीं है। आप उसके 10 पेड़ लगा दीजिए, उसको 20 पेड़ लगा दीजिए, उस पेड़ को आप जिंदा नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली में विकास के नाम पे जो गलत तरीके से बिना प्लानिंग के कार्य हो रहा है, उस कार्यों के माध्यम से जो हमारी जो प्रकृति है उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कल हम लोगों ने देखा, पहले भी मैं देख चुका हूं कि प्रभा टॉकीज से अयूब खां चौराहे और चौकी चौराहे के बीच में लगातार हजारों पेड़ काट दिए गए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण से बढ़ के कुछ नहीं है। विकास के नाम पे जिस तरीके से बेपनाह पेड़ काटे जा रहे हैं, इसका आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले समय में क्या दुष्परिणाम होंगे उसकी कल्पना शायद प्रशासन और जो संबंधित विभाग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और पेड़ अपने आप में पूरा एक
घर होता है, बहुत सारी चिड़िया रहती हैं, बहुत सारी गिलहरियाँ रहती हैं और भी जीव जंतु रहते हैं और उनका भी इस पृथ्वी पे उतना ही समांतर अधिकार है जितना एक हम लोगों का है। तो सभी के मूल्यों का बचाव करने के लिए हम लोग इन जो पेड़ गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, ट्रांसलोकेट करने की बजाय उन्हें जेसीबी से गिरा के सुबह ले जाया जाता है जिससे वो अपने आप ही डेड हो जाते हैं। किसी भी पेड़ को ले जाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके को ना अपना कर जो गलत तरीके से काम हो रहा है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको सही तरीके से किया जाए। भवनपुरी रामलीला कमेटी इस्तीफा देने को लेकर हुआ विवाद, कार्यकर्ताओं ने बुलाई प्रेस वार्ता। होली के आते ही बरेली में प्रसिद्ध रामलीला का शुभारंभ किया जाता है। एक प्रसिद्ध रामलीला भवनपुरी में बड़े हर्षोल्लास के साथ की जाती है। इन दिनों रामलीला कमेटी के कुछ पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ताओं की माने तो उन्होंने इस संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने विचार रखे। मेरा नाम सुरेश चंद कटिया है। प्रेस वार्ता जो इसलिए बुलाई गई है, इनका जो है नाम गलत दिया गया है और जो महामंत्री ने जो इस्तीफा दिया है वो किसी अध्यक्ष वगैरह के लिए तो दिया नहीं गया। महामंत्री जो है अगर इस्तीफा देना है उन्हें तो राष्ट्रीय कार्यालय चिटफंड में वहाँ पे दे जाएंगे, तब उनका मान होगा, वरना वो इस्तीफा मान्य नहीं होगा यहाँ का कोई भी। मेरा इतना कहना है। जी पंकज मिश्रा एडवोकेट। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है, कुछ अनियमितताओं के चक्कर में अभी हमारे महामंत्री जो इस कमेटी के हैं इस समय प्रेजेंट में और कोषाध्यक्ष द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और इसमें ये समस्या पैदा हुई कि ये रामलीला कौन कराएगा। तो शहरवासी और कमेटी के तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ पे एक मीटिंग करी और उस मीटिंग के अनुसार हम लोगों में ये तय पाया गया कि एक अस्थायी संचालन कमेटी बनाई जाए जो इसका संचालन करेगी और जो चुनाव है ये बाद में होगा। उसके लिए हमारे संचालन समिति जो अस्थायी रूप से बनी थी उसमें आदरणीय विवेक शर्मा जी को इसका अध्यक्ष घोषित करा गया था और मुझे इसका सहसंयोजक घोषित करा गया था कि हम लोग मिलकर रामलीला कराएंगे और हमने ये रामलीला कराने का निर्णय लिया। लेकिन 2 दिन बाद पुनः पुरानी कमेटी का एक अखबार में विज्ञप्ति जाती है ये कह के कि रामलीला हम ही कराएंगे, क्योंकि जो इनका कार्रवाई रजिस्टर होता है पुरानी कमेटी का, उसमें हमारे सिग्नेचर और हमारा संचालन समिति का गठन ये सब करा हुआ है और हमने उसमें सिग्नेचर कर रखे हैं। अब अगर कोई आगे परेशानी आती है या कोई आय व्यय को लेकर परेशानी होती है तो सारी परेशानियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी आय व्यय को लेके या कराने को लेके कोई नहीं है, लेकिन रामलीला में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, वो होगी और हम उनका पूरा सहयोग भी करेंगे। कमेटी के पैसों का क्या विवाद है हमें नहीं पता, लेकिन जब मीटिंग बुलाई गई थी उस समय हमसे जो महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी हैं उन्होंने सीधे सीधे अपना इस्तीफा भेजा था। तो इस विषय में हम ये कह ही नहीं सकते क्या है, लेकिन हाँ ये पक्का है कि कोई भी कोष आज रामलीला कमेटी के अकाउंट में नहीं है। लगभग 2-3 हज़ार रुपए होंगे आइडिया से। 7,000 बताया उन्होंने, जो भी हैं 7 से 7 हज़ार रुपए। कोई भी अध्यक्ष नहीं है, आपको बता ही दिया गया कि अध्यक्ष जो कागजों में चल रहे हैं वो तो स्वर्गीय अनिल मिश्रा ही चल रहे हैं, कोई भी अध्यक्ष नहीं है। लेकिन रामलीला कमेटी की तरफ से तमाम ऐसे पत्थर जिन पे मंदिरों पे किसी पे 8 लाख खर्चा, किसी पे 6 लाख खर्चा, किसी पे 10 लाख खर्चा दिखाया है, जो कि हमारे रामलीला भवन का पैसा है वो दूसरे मंदिरों पे नहीं लगाया जा सकता, वहाँ लगा दिया और अपने नाम के पत्थर लगवाए हैं वहाँ पे कि ये अध्यक्ष, ये महामंत्री, ये कोषाध्यक्ष। उन पत्थरों का जो है मंदिर में लगा हुआ है और रामलीला हम ही लोग कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम चाहते वो पैसा रामलीला कमेटी का लगा हुआ है जो कि उन्हें वहाँ नहीं लगाना चाहिए था और प्रस्ताव पारित करना चाहिए। और यह कहाँ करा? पुरानी कमेटी पूरा का पूरा प्रस्ताव पारित करती तब लगाती, और नहीं भी अगर उन्होंने लगाया तो अगर पुरानी कमेटी इस समय सारा इस्तीफा देते हैं, चुनाव होगा, वो अपना चुनाव लड़ें, जो भी करना है उन्हें करें, लेकिन अगर वो इस्तीफा देते हैं तब तो ये संचालन समिति काम करेगी, वरना उनके कार्रवाई रजिस्टर में से हम लोगों का नाम हटे। इसीलिए हमने ये प्रेस वार्ता यहाँ पे बुलाई। हम इसका खंडन करते हैं। 1 मार्च को होने वाली शिवरात्रि पर निकलने वाली शोभा यात्रा के संदर्भ में प्रेस वार्ता पिछले काफ़ी दशक से है। भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि पर चहवाई से बाबू शोभा यात्रा का आयोजन होता है। इस बार भी 1 मार्च को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर कमेटी द्वारा मीटिंग की गई। उसके बाद पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि इस बार भी शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जाएगी, जो अपने मुख्य मार्गों से होती हुई चहवाई पर विश्राम करेगी। इस शोभा यात्रा का भक्तों द्वारा जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। मेरा नाम शंकर शर्मा है।
क्या कार्यक्रम है, क्या प्रोग्राम आप लेके चल रहे हैं? ये 1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है, जिस पे 90/93 से विगत वर्षों से हर साल यहाँ से भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकलती है और जो विभिन्न मार्गों से होती हुई 90/93 से शुरू होके विभिन्न मार्गों से जाते हुए फिर 90/93 पे ही आके उसका समापन होता है। ये तकरीबन सुबह 10 बजे निकल के और रात में 8-9 बजे के तकरीबन वापस आती है। कितनी में हो चुकी है? 7 मीटिंग हो चुकी है। देखिए, ये 26 जनवरी को हम लोगों पहली मीटिंग रखते हैं और 26 जनवरी के बाद आज मतलब कल रात तक हमारी 7 मीटिंग हो चुकी हैं और इसमें जो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं वो सब तरीके से सहयोग करते हैं। हम लोग आपस में मीटिंग करते हैं कि इसको और कैसे भव्य बना पाएँ और इसमें शासन प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग रहता है और जहाँ से भी ये गुजरती है जी, कौन सी 57 ये लगभग 57वीं शोभा यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी 1 मार्च को। कौन कौन सहयोग लेते हैं इसमें? देखिए, इसमें जो मेन प्रबंधक हैं वो पंडित प्रदीप कुमार कौशिक गुड्डू जी हैं और श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं, श्री संजय शर्मा जी हैं, श्री अखिलेश जौहरी जी हैं, श्री कौशल सारस्वत जी हैं, श्री मनीष सक्सेना जी हैं, श्री रविंद्र सक्सेना जी हैं, संजीव सक्सेना जी हैं और शंकर शर्मा हैं और अनमोल हैं और यहाँ के बहुत सारे क्षेत्रवासी हैं जो यहाँ पे बहुत तरीके से सहयोग देते हैं।